वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का बायो सावर्ट के नियम अनुप्रयोग का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक है लंबे धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आज हम लोग सेकेंड अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो है वो है हम लोग कल पढ़े थे, वो वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पर हम लोग पढ़े थे धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और आज हम लोग पढ़ेंगे लंबे धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा टॉपिक बोला है उस हिसाब से हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक लंबा चालक तार का डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखो, डायग्राम को पहले समझोगे अच्छे से। एक तार है, इस तार का नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इसमें धारा प्रवाहित करवाते हैं। चलो, आई धारा बह रहा है किधर से किधर, एक्स से वाई की ओर। ठीक है, अब इस तार का कहीं पर भी एक पॉइंट मानते हो। अब यहाँ से किसी दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं। अब इस दूरी का आर दूरी नहीं देंगे ना, समझ लेना। आर दूरी क्यों नहीं देंगे बताऊंगा उसको। यहाँ हमेशा कितना लिया है, हमेशा नहीं, कुछ भी ले सकते हो। चलो ये ले लेते हैं हम लोग। ठीक, ये ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, जो किया, लेकिन आर मत लोगे। अब आर क्यों नहीं लेंगे उसका कारण है कुछ। ठीक है, तो ओ से बिंदु P की दूरी कितनी है, ए, और इस चालक तार से भी इस बिंदु P की दूरी ए है, और इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और यह मानते हुए कि एक्स वाई क्या है, अनंत लंबाई का चालक तार है, बहुत लंबा है। ठीक है, अनंत लंबाई का चालक तार है। अब आर क्यों नहीं मानेंगे इसको, दूरी को चलिए आर मानते हैं। तो देखो, कल भी मैं बताया था इस चीज को, बायो सावर्ट का नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो बायो सावर्ट के नियम के आधार पर हम चलेंगे। बायो सावर्ट का नियम में हम लोग पढ़े हैं डायग्राम, इसका भी वीडियो बना डाल दूंगा ना, देख सकते हो। इसका नहीं डाले, कल नया वीडियो बनाए थे, इसका अनुप्रयोग से स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर हम लोग दूरी आर लेते हैं। यहाँ अल्पांश लिए थे और ये बिंदु P था, और ये अल्पांश था AB, और यहाँ देखो है DL। तो अल्पांश से बिंदु P की दूरी आर होती है। अब यहाँ अल्पांश यहाँ थोड़े माने हैं। ठीक है, तो जहाँ अल्पांश रहेगा वहाँ से बिंदु P की दूरी को आर मानेंगे, नहीं तो कुछ दूसरा मान सकते हैं। ठीक है, और जो एक एंगल भी रहता है, एंगल यहाँ पर अल्पांश से बनता है, उसको थीटा लेते हैं। तो ये दो चीज फिक्स रहते हैं, क्योंकि बायो सावर्ट के नियम में हम इस आधार पर पढ़े तब। यहाँ पर भी हम लोग चेंज करके पढ़ते। अगर यहाँ ए लेते या थीटा की जगह फाई लेते तो फिर ये कंडीशन लागू होगा, लेकिन हम लोग ऐसा पढ़े नहीं। हम लोग पढ़े हैं बायो सावर्ट के नियम में, यहाँ आर दूरी पर पढ़े हैं और यहाँ थीटा दूरी पर। तो सभी जगह वैसे ही लेके चलेंगे, नहीं तो फिर फार्मूला सब चेंज हो जाएंगे बायो सावर्ट के नियम में, और जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखोगे। यहाँ एक दूरी ले लिए। अब हम लोग मानते हैं ये बहुत लंबा तार है, इसलिए कहीं पर एक अल्पांश मान लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए और बी। इसकी लंबाई क्या रहेगा, DL। अब देखो, यहाँ से जो है, यहाँ अल्पांश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, और एक है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक, तो चलो इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अल्पांश से बिंदु P की दूरी आर। अब यहाँ हम लोग एक एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक, क्योंकि ये देखो अल्पांश है, तो अल्पांश से बिंदु P की दूरी ना, अल्पांश बहुत छोटा है। यहाँ का लो तो यहाँ का भी लगभग थीटा ही माना जाएगा। जितना यहाँ कोण बनेगा उतना भी वही कोण बनेगा, लगभग बराबर बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। अल्पांश का मतलब होता है बहुत छोटा सा भाग ना। तो यहाँ से जो बिंदु P है, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है, यहाँ भी लगभग थीटा होगा, यहाँ भी लगभग थीटा होगा, तो उसको हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ से एक BP पर एक लंब डालेंगे, और इस पॉइंट का नाम लेंगे C। लंबवत ना, लंबवत डाल रहे हैं, लंब डाले हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ का जो कोण है इसको मान लेते हैं फाई, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ का फाई मानते हैं, और यहाँ का फाई मानेंगे। चलिए हाँ ठीक है, यहाँ का फाई मान लेते हैं। ठीक, अब ये अल्पांश के कारण है, तो इसको क्या मानेंगे, D फाई।
ठीक, तो अल्पांश के कारण बन रहा है तो अल्प कोण ही बनेगा, इसलिए डी फाई मान लिए। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक का देखें मतलब अंतिम छोर में देखें और इधर भी एक अंतिम छोर, बहुत लंबा तार है ना, तो अंतिम छोर में देखेंगे तो यहाँ एक कोण बनेगा, इसको मान लेते हैं हम फाई 1 और नेगेटिव में नीचे है तो, और यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक ना पूरा क्या रहेगा फाई 2। एंगल है बहुत सारे लिया जा रहा है, ध्यान से देख लो कहाँ कहाँ क्या लिया है। थीटा तो फिक्स है कि यहाँ पर लेंगे क्योंकि बायो-सॉर्ट का नियम क्या कहता है, जहाँ अल्पांश है और अल्पांश से बिंदु B को मिलाने वाली रेखा के बीच ही कोण थीटा लेंगे, तो थीटा तो नहीं बनेगा, बाकी और थीटा के अलावा अलग अलग मान लेंगे। यहाँ पर जो बन रहा है ना वो ए बी के बीच, तो उसको फाई मान लेंगे, और जो ए पी बी जो बना है वो डी फाई मानेंगे, क्यों, क्योंकि अल्पांश है, तो अल्पांश के कारण कोण भी क्या बनेगा, कम बनेगा, इसलिए हम लोग डी फाई वहाँ माने। इधर क्या है माइनस फाई 1 मान लिए, नेगेटिव नीचे की ओर और ऊपर फाई 2 मान लिए, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो डायग्राम। यहाँ पर अभिलंब डाल दें ए से सी तक, आगे भी जरूरत पड़ेगा इसीलिए ना। अब देखते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन पूरा। सबसे पहले डायग्राम के बारे में देखते हैं, क्या क्या लिखोगे, तो जो जो बनाया वो लिख देना। माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब चालक तार से एक दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब हम अल्पांश की कल्पना करेंगे, बिना अल्पांश का कोई गुजारा नहीं है। अब चालक तार पर एक अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई dl है। अब अल्पांश से बिंदु P की दूरी r है, इसको मिटा देते हैं। अल्पांश से बिंदु P की दूरी r है। अब देखो यहाँ पर कोण बन रहा है, कहाँ कोण बन रहा है, एक थीटा कोण का नाम लेते हैं, क्योंकि कोण YDP इक्वल टू थीटा, ठीक। वैसे बहुत सारे कोण हैं OPA ना, तो जब जब जरूरत पड़ेगा उसमें मानते जाएंगे हम लोग ना। अब हम लोग लेते हैं YB P इक्वल टू थीटा, और अल्पांश से A से P की दूरी कितना है, एवं इसको भी ले लेते हैं। अल्पांश क्या है, A से P की दूरी कितना है, R है, चलो एक दो चीज को ले लेते हैं। अब अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सॉर्ट के नियम के आधार पर क्या है देखते हैं। अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अल्पांश के कारण तो बायो-सॉर्ट का नियम लगाएंगे ना, तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 बटा 4 पाई इनटू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर थीटा तो पता नहीं है, कल पढ़े थे हम लोग तो कल आसान था, ठीक है। वृत्त था, वृत्त के केंद्र से निकला था, वहाँ पर अभिलंबोत बना था, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 अंश रख लिए थे, लेकिन अभी थीटा इक्वल टू 90 अंश नहीं रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा ना, थीटा रख ही नहीं सकते, थीटा इक्वल टू 90 रख ही नहीं सकते ना, तो हम मान निकालते हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का मान निकालेंगे, DL sin थीटा का मान, ठीक। पूरा DL sin थीटा का मान निकाल करके रखेंगे, तो कैसे निकालते हैं देखो। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज देखते हैं ना, ACB पर यहाँ पर 90 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 90 बन रहा है, तो AC
बी पर देखते हैं कितना आता है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ऐसा बनाएंगे, समकोण त्रिभुज है कहाँ से कहाँ तक, ए सी बी है। ध्यान रखना ए सी बी, जहाँ पर नब्बे अंश होता है वहाँ का कोण बीच में लिखना, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी बी पर। तो ए सी बी पर देखेंगे यहाँ पर तो कितना है 90। ठीक, अब 90 है तो हम लोग क्या करें, इसका एंगल कितना है, चलो यहाँ पर यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए सी बी में यहाँ तो 90 अंश है, लेकिन हम लोग ए वाला कोण देंगे। यहाँ का कोण कितना है, साइन 180 माइनस थीटा ना। यहाँ का कोण देखोगे, इधर जब थीटा है यहाँ का कोण कितना बनेगा, तो देखो टोटल होता है इस टाइप का लाइन में 180 यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे बटा हुआ है ये वाला लाइन ना, यहाँ से बी से यहाँ तक पी की ओर गया है, ध्यान से देखना। तो यहाँ का कोण थीटा है, यहाँ का कोण कितना आएगा 180 माइनस थीटा, और यहाँ से जैसे लंब डाला गया तो साइन 180 माइनस थीटा का मान निकाल रहे हैं इस त्रिभुज से। ठीक है, समकोण त्रिभुज से साइन 180 माइनस थीटा का मान, तो साइन 180 माइनस थीटा का मान कितना आ जाएगा, देखो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसके लिए कौन है, देखो यहाँ पर ये था, एक छोटा सा डायग्राम है, उसके उसी को थोड़ा सा बड़ा बना दिया, बाकी को नहीं ना, केवल ए बी और इस जगह सी था, ये वाला लाइन इधर गया है, पी की ओर गया है। ठीक, तो इस जगह का कौन है 180 माइनस थीटा, तो क्योंकि टोटल होता है 180 यहाँ से यहाँ तक, थीटा जो ऊपर का पता है तो नीचे का कितना आएगा 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पर है एसी, कर्ण तुम्हारा है ए बी, तो कितना आ गया एसी बटा ए बी आ गया। यहाँ से एसी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो एसी इक्वल टू ए बी का यहाँ गुणा हो जाएगा ए बी साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है, अब एक अगला होता है, इसको तुम लोग भी जानते हो कि नहीं जानते हो, देखना साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है, और 180 में छेद नहीं होगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस करेंगे तो साइन थीटा फार्मूला होता है ना, इसको एक आदमी चेंज करने के लिए बताऊंगा। ठीक, 180 माइनस थीटा एसी इक्वल टू, अब ए बी का मान कितना है, ए बी का मान डीएल है, तो कितना आ गया डीएल साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान रखना साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब इसको हम लोग इक्वेशन सपोज करते हैं 2, एसी का मान निकल गया, तो एसी का मान एक और कोण से निकालते हैं हम लोग, देखो ये वाला कोण, ए बी का समकोण त्रिभुज है ए सी पी से, ए सी पी से, वहाँ से एक एसी का मान निकालेंगे और दोनों का तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए सी पी से, क्योंकि लंब डाल रहा है, इधर भी 90 अंश का कोण बना रहा है, इधर भी 90 अंश का कोण बना रहा है, तो दो समकोण मिला, एक ए सी बी और एक ए सी पी। तो एक ए सी बी से सोल्व किया कितना है, अब ए सी पी से देखते हैं, तो ए सी पी यहाँ पर कोण कितना है, देखो डी फाइव है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग साइन डी फाइव ना, तो साइन डी फाइव इक्वल टू बराबर क्या होगा, लंब बटा यहाँ भी कौन होगा, तो यहाँ के लिए लंब कौन है, लंब तो दोनों के लिए एसी था, वहाँ के लिए भी था, यहाँ के लिए भी एसी, और कौन कौन रहेंगे यहाँ पर ए से पी, क्या हो जाएगा ए पी। यहाँ पर सोल्व करते हैं, यहाँ से एसी का मान निकालते हैं, तो देखो एसी बराबर हो जाएगा ए पी का यहाँ गुणा हो जाएगा और साइन डी फाइव। देखते हैं क्या होता है, ए पी का मान कुछ है, हाँ ए पी का मान आर माना हुआ है, क्योंकि आर 5 से बिंदु पी की दूरी को हमेशा आर लेंगे, और साइन डी फाइव, तो साइन डी फाइव का हम लोग क्या रख सकते हैं डी फाइव, क्यों डी फाइव बहुत छोटा है ना, तो डी फाइव छोटा है, तो छोटा आता है इसीलिए साइन डी फाइव लगभग बराबर होता है डी फाइव के बराबर, ये वाला कंडीशन होता है। ठीक, अगर कोण बहुत छोटा है तो साइन उसकी ज्या जो होती है ना, उस कोण के लगभग बराबर मान लिया जाता है, तो डी फाइव बहुत छोटा है, अल्पांश के कारण है, तो इसीलिए साइन डी फाइव को हम लोग लगभग डी फाइव के बराबर मान लेंगे, तो हमारा मिला एसी, ये हमारा मिला इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा, दोनों एसी का मान है, तो ए वाला भी आपस में क्या होंगे बराबर, जगह कम है ना, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, लाइन खींच दे रहा हूँ।
समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 और 3 से क्या मिलेगा, तो dl sin थीटा इक्वल टू r d फाई। देखो अब इसको हम लोग इक्वेशन 4 देते हैं। अब इस इक्वेशन 4 में से जो dl sin थीटा का मान निकला यहाँ पर 1 में रख देते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें मिलेगा dv बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई इंटू आई का आई dl sin थीटा की जगह में रखेंगे r d फाई अपॉन में कितना है r स्क्वायर है, एक आर से एक आर कट जाएगा, फाइनली बचेगा म्यू 0 बटा 4 पाई इंटू आई डी फाई अपॉन r, ठीक। चलो इसको हम लोग समीकरण नंबर 5 ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा और हम लोग दिमाग लगाते हैं, एक त्रिभुज और लेना पड़ेगा, 3 त्रिभुज से सॉल्व करेंगे, ठीक। एक संपूर्ण त्रिभुज यहाँ पे देखो है AOP, तो यहाँ पर ऐसे हम सीधा नीचे, ठीक। तो पुनः चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज AOP से, AOP से यहाँ हम लोग का कोस का निकालते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो चीज का पता है, OA का तो पता नहीं है और OA लंब है, लंब का पता नहीं है मान, आधार का मान पता है और कर्ण का मान पता है। तो आधार और कर्ण का मान पता है, इसलिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, कोस का, कोस। पहले देखो यहाँ पर एंगल कितना बनाया है, फाई बनाया है, कितना एंगल का कोस, तो कोस फाई, फाई का खोजिया, ठीक। कोस फाई इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है भाई, आधार है a, तो ले लेंगे a, कर्ण कितना है r, तो कर्ण कितना है r। यहाँ से हम लोग 1 बटा r का मान निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे, तो a को यहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा कोस फाई अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन r, ठीक। अब इसको इक्वेशन दे देते हैं समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 से जो 1 बटा r का मान है यहाँ पर रख दो, देखो यहाँ पर ऊपर में 1 बटा, नीचे r है तो 1 बटा r हम लोग बोल सकते हैं इसको। अब 1 बटा r की जगह हम लोग रख लेते हैं कोस फाई बाई a, ठीक। अब आते हैं इसमें, इस बोर्ड में देखना आप समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से dv का जो मान है वो चेंज होकर के हो जाएगा म्यू 0 बटा 4 पाई इंटू आई रहेगा और टी फाई भी रहेगा, लेकिन यहाँ 1 बटा r की जगह में क्या लगाएगा कोस फाई अपॉन a, तो हो जाएगा कोस फाई और अपॉन में a हो जाएगा और यहाँ पर डी फाई आ जाएगा। अब देखो ये समाकलन करने योग्य हो गया ना, क्योंकि देखो डी फाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे किसका कोस फाई का, तो यहाँ तक इसलिए चेंज करते आ रहे थे क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन समाकलन करना था, जिसके सापेक्ष समाकलन करना था वैसा कुछ पद मिल नहीं रहा था ना, इसलिए 3 समकोण त्रिभुज से सोल्व करना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप जैसे किया वैसे करना। तो डीवी का मान आ गया, ये हो गया इक्वेशन 7। अब ये जो इक्वेशन 7 है यही है उस तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी केवल अल्पांश के लिए निकाले, ठीक। तो ये जो समीकरण 7 है तो लिख सकते हैं कि समीकरण 7 अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, ओके। लेकिन अब इसकी दिशा भी हम लोग पता कर सकते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, दिशा पता करने के लिए हम लोग पढ़े हैं 2-3 नियम पढ़े हैं, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कारक पेच का नियम पढ़े हैं, दाहिने हाथ का नियम पढ़े हैं, हथेली का नियम पढ़े हैं, तो जिससे इजी लगे कर लेना। तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन आएगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का किधर आएगा, तो चलो एक हम लोग दाहिने हाथ के नियम से लगाते हैं ना। दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है, यदि चालक तार को इस प्रकार से पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो ऐसे पकड़ लेते हैं ऐसे, ठीक, इसका ऐसे, तो अंगुली जिस दिशा में मुड़ेगा उस दिशा में ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखो जब ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसे मुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर अंदर की ओर जाएगा, जो बोर्ड बनाया हुआ है लगभग नीचे की ओर, बोर्ड के अंदर, इधर आता तो बाहर आता, ठीक। यहाँ पर दिशा भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दिशा, तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर, बिंदु P पर लंबवत नीचे की ओर है। किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसी को होगा जो पढ़ाए थे
दिशा निकालने के लिए उसको नहीं पढ़े होंगे, उसको लिए दिक्कत हो जाएगा ना। 3 नियम पढ़ना, उससे पता चल जाता है। चलो अल्पांश कारण तो हो गया, अब पूरे चालक के कारण निकालना है। ठीक है, पूरे चालक के कारण निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो पूरे चालक को जब लेंगे तो x से लेकर y तक लेना पड़ेगा, x से लेकर y तक लेना पड़ेगा। अभी तो अल्पांश केवल इतना छोटा सा का निकला है, तो अब अगर x से y तक है तो टोटल एंगल कितना बन रहा है, देखो इधर है -φ1 और यहाँ से वहाँ तक है φ2, यानी अगर उसी का समाकलन हम -φ1 से φ2 तक कर दे तो पूरे का निकल जाएगा। यही तो तरीका है, अल्पांश का पता चल गया। पूरे तार के कारण अगर पता करना है तो क्या करोगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, अतः तार संपूर्ण तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र